हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं संदीप कुमार मौर्य आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए हम आज भारतीय दंड संहिता के बारे में जानेंगे। आईपीसी क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम यूपीएसआई में आईपीसी से क्वेश्चंस पूछे आएंगे, तो इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आईपीसी को जानने से पहले हम जानते हैं कानून क्या होते हैं। तो कानून क्या होता है? नियमों का एक समूह है जो समाज के सदस्यों के कार्यों और व्यवहार को विनियमित करने के लिए समाज के संस्थानों के माध्यम से बनाया और लागू किया जाता है। मतलब कानून वो नियम होते हैं जिसके जरिए व्यक्ति के कार्य और व्यवहार में मतलब कि एक हिसाब से देखते हैं कि उसमें विनियमित करता है, मतलब भी नियमित करता है कि मतलब कोई गलत काम ना कर सके जो समाज के विरुद्ध हो, ठीक। और संस्था के माध्यम से किसी लगाया जाता और उसी के माध्यम से इसको लागू कराया जाता। अब नियम के उद्देश्य क्या होते हैं? किसी भी जो ये नियम बनाए जाते हैं उनके उद्देश्य क्या होते हैं? पहली चीज़ सेफ्टली, सुरक्षा। अगर नियम बनाए जाएंगे तो कोई गलत कार्य करने से पहले सोचेगा, तो इससे क्या होगी? जो मानव जीवन है उसकी सुरक्षा बढ़ेगी कि कोई किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायी। सब लोग अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे कि हमें करना क्या है सही ढंग से। तीसरा मोरालिटी, मतलब नैतिकता। नैतिकता का परिचय देंगे, सही से रहेंगे। और चौथा इक्वलिटी, मतलब सबको समान नज़रों से देखा जाएगा कि अगर कोई अमीर इंसान या गरीब इंसान है, अगर दोनों मर्डर करते हैं तो दोनों को एक ही धारा के तहत उसको दंड मिलेगा। और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए जो मानवाधिकार बनाए गए, मानव के जो अधिकार थे जिसमें 30 धाराएं हैं तो 30 अनुच्छेद हैं, तो उन सभी को लागू करने के लिए ये नियम बनाए गए। ये क्या करते हैं? किसी के एक्शंस और बिहेवियर पर रोक लगाते हैं। जो आपके कृत्य हैं, जो गलत कर्म है और आपका बिहेवियर है, गलत बिहेवियर है, उन पे क्या करते हैं? ये एक्शन करते हैं, मतलब उनको नियंत्रित करते हैं, उन पे लगाम लगाते हैं। चलिए अब देखो, जो ये लॉ होते हैं वो दो प्रकार से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। पहला सामान्य लॉ, जो कॉमन कानून होता है, यह किसी अधिनियम के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, ये कोर्ट के फैसले पर के आधार पर चलता है। ये मतलब कहीं भी कोई अधिनियम नहीं है, इनका कोई अधिनियम नहीं है, ये कोर्ट के फैसले के आधार पर बना दिए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर चलते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं वैधानिक लॉ। ये क्या होते हैं? ये सरकार द्वारा किसी न किसी अधिनियम द्वारा बनाए, जैसे आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973, पॉस्को एक्ट हो गया, आईटी एक्ट 2000। तो इस तरह मतलब जिनका कुछ लिखित वर्णन किया जाता है तो वो क्या होते हैं? वैधानिक होते हैं। चलिए देखते हैं लक्ष्य के आधार पर। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ को आपराधिक या फौजदारी कानून भी कह सकते हैं, सिविल लॉ को नागरिक संहिता। अब देखो क्राइम क्या होते हैं? ये गैर कानूनी कृत्य होते हैं, जैसे मर्डर ऑर्डर करना। और नागरिक संहिता में जैसे हम तलाक देना या फिर प्रॉपर्टी संबंधी कुछ जो विवाद होते हैं उनको हम रखते हैं। हम सबसे पहले इनके बारे में जानते हैं, इनका गोल क्या होता है, दोनों का गोल क्या होता है। अब जैसे क्रिमिनल लॉ का, किसी का आपने मर्डर कर दिया तो क्या करेगा? इसके तहत आपराधिक कानून के तहत क्या करेगा? आपको दंड दिलाने की कोशिश करेगा। जबकि तलाक देने पर कोई दंड की मांग नहीं की जाएगी। इस पे क्या होगा? उसका लक्ष्य क्या होगा? क्षतिपूर्ति, मतलब जो उसकी क्षति हुई है, या फिर जैसे पति ने पत्नी को तलाक दे दिया तो पत्नी चाहेगी उसका हर्जाना खर्चाना उसे मिले, तो मेन उद्देश्य उसका यही होगा। दूसरा है प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका समाज के विरुद्ध प्रभाव पड़ता है, मतलब समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो समाज में भय का माहौल उत्पन्न होगा। मगर जब नागरिक संहिता की बात की जाती है तो इसमें निजी पार्टियों के बीच होता है, ये समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई तलाक हो गया, दोनों अलग अलग हो गए, इसमें समाज से कोई मतलब नहीं है। अगला देखते हैं अभियोजक क्या होता है? सरकार होती है, मतलब सरकार के हिसाब से इसमें दंड तय किए जाते हैं। जो नागरिक संहिता है, आईपीसी है, उसके तहत दंड तय किए जाएंगे। मगर इसमें क्या होता है? निजी लोग या फिर व्यक्तिगत पक्ष, मतलब दो पक्ष मिलकर आपस में बातचीत कर लेते हैं, और वही क्या होता है? हमारा सिविल लॉ। चलिए
इसमें चिंता किसकी होती है? सार्वजनिक अधिकार, और ये निजी अधिकार होता है, इसमें निजी लोग अपने हिसाब से उसको कॉर्पोरेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं भारत के कुछ नागरिक अधिकार। देखो सार्वजनिक अधिकार क्या होंगे? आईपीसी हो गई, इस तरह के जो भी हैं, सीआरपीसी, इस तरह के जो भी हैं वो आपके क्राइम में आएंगे। ठीक, भारत में कुछ नागरिक कानून देख लेते हैं, नागरिक संहिता देख लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में आया था, ये हिंदू विवाह से रिलेटेड है। पर्सनल लॉ सरिया जिसे हम बोलते हैं, आवेदन अधिनियम 1937। आनंद कारज अधिनियम 2012। वैसे ये आनंद कारज विवाह बहुत पहले शुरू हो गया था, मगर इसे 2005 में क्या किया गया तो कुछ चेंज किया गया। एक चीज़ और याद रखेंगे कि गोवा एक ऐसा राज्य है मात्र जहाँ पे सिविल कोड हर एक नागरिक पर लागू होता है, मगर समान संहिता जो है, समान नागरिक संहिता, ये हर एक पे लागू होगा। चलिए आपराधिक कानून क्या होते हैं? आईपीसी हो गया, आईटी एक्ट हो गया, सीआरपीसी हो गया, ये सब आपराधिक कानून के एग्जाम्पल हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। अब आपराधिक कानून क्या होता है? यह लोगों के हानिकारक खतरनाक कृत्यों को नियंत्रित करता है जो दूसरों की संपत्ति, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता को नुकसान पहुंचाते हैं। आपराधिक कार्य जो खतरनाक कृत्यों मतलब जो गलत कर्मों पे, जो गलत कार्य किए जाते हैं उन पे नियंत्रित करता है, जो कि किसी के चाहे वो स्वास्थ्य से चाहे संपत्ति से रिलेटेड, जैसे आप किसी की संपत्ति पर कब्जा करते हैं तो उसके प्रति क्या होता है कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त होते हैं कुछ संपत्ति के लिए। दूसरा स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य से रिलेटेड यह है कि अगर कोई व्यक्ति मान लिया मिलावटी करता किसी सामान में, या मिठाई, जैसे दीपावली के समय मिठाई में अगर मिलावटी करेगा जिससे क्या होगा, किसी का स्वास्थ्य खराब होगा, तो वो भी क्राइम के जरिए में आएगा। सुरक्षा, जैसे कि सुरक्षा के लिए हर चीज़ के कानून बनाए गए, जैसे रोड सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए गए, हेलमेट लगाओ या फिर ऐसे कुछ। उसी तरह से नैतिकता, आपके व्यवहार भी सही होना चाहिए, इस पर कृत्य लगाता है, तो ये चीज़ें होती हैं। चलिए अगला देखते हैं, इनके अपराध करने के 4 तत्व होते हैं। जैसे 4 तत्व होने चाहिए। पहली चीज़ मानव होना चाहिए, भाई मानव ही जो अपराध करेगा। दूसरी चीज़ क्या होता है कि दोषी कृत्य होना चाहिए, कोई फिजिकल जो कि दोषी काम, जिसको हम एक्टस रिया कहते हैं, मतलब कि फिजिकल, जैसे कि हम किसी चीज़ को अपने बॉडी के जरिए करते हैं, जैसे किसी का मर्डर हो गया तो हम हाथ से करेंगे, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ के या फिर जो भी गन पकड़ के करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपका फिजिकल वर्क काम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टस रिया या फिर दोषी कृत्य। तीसरा क्या हो सकता है? आपराधिक आशय, मतलब कभी कभार क्या होता है कि आप कुछ फिजिकल से काम ना करके आप केवल और केवल माइंड से गलत करते हो, जैसे कि साइबर क्राइम हो गया। साइबर क्राइम, आप घर बैठे अपराध कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, आपराधिक मन। और कभी कभार क्या होता है, दोनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, हम पहले उसकी योजना बनाते हैं, दिमाग से सोचते हैं, फिर उस क्राइम को अंजाम देते हैं। तो 3 ये हो गए। और उसके बाद क्या होता है, चौथा चरण क्या होता है, इंजरी। तो उससे अगर किसी को घाव, क्षति आदि पहुंचती है तो वो क्या होगा, क्राइम के जरिए, क्राइम के अंतर्गत आएगा। और वो क्षति कई प्रकार से हो सकती, आदमी के बॉडी में हो, कुछ शरीर में कुछ क्षति हो, जैसे कि लूटपाट करते समय उसे खरोंच आ जाए, या फिर कुछ उस पर क्षति होती है, या फिर माइंड डिस्टर्ब होता है, या दिमाग से उसको डिस्टर्बेंस महसूस होती है, या रेपुटेशन उसके व्यवहार में, कुछ आदर सम्मान में कुछ कमी आती है, या फिर जैसे कि अभी क्या है कि कोई व्यक्ति है नीची जात का, अगर उसको आप उस नाम से पुकारते हो कि नीची जात से, या फिर उसको आप बेइज्जत करते हो, तो वो क्या होगा, उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो वो भी उसके लिए कोर्ट जा सकता है। और प्रॉपर्टी में आप उसकी क्षति पहुंचा सकते हो किसी भी तरीके से, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि आपराधिक विधि का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बदला, रोकथाम, जेल में डालना, ये सभी। तो हम देखते हैं कि आपराधिक विधि का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो इसमें हम देखते तीनों हैं उद्देश्य। ठीक, बदला भी लेना, भाई कोई आपराधिक कानून किसके बदले के नजरिए से करता है। रोकथाम के
नज़रिए से लगाया था कि हाँ किसी चीज़ में रोकथाम हो। चलिए एक चीज़ और याद रखें, केवल कार्य अपराध नहीं होता जब तक कि वह दुराशा से न किया जाए। मतलब कोई भी कार्य आप करते हो वह अपराध जब तक नहीं माना जाए जब तक कि आप किसी दुराशा से, मतलब गंदी सोच से या फिर कुछ गलत तरीके से नहीं करते हो, तब तक वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अपवाद, उपताप, मानहानि या न्यायालय की अवमानना या द्विविवाह, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं लिया जाएगा। ये आपके हमेशा से हमेशा ही क्या होंगे, क्राइम होंगे। चलिए अगले देखते हैं, अपराध के आवश्यक तत्व क्या होते हैं, आवश्यक चरण क्या होते हैं, किन चरणों में अपराध को अंजाम दिया जाता है। पहला, आशय होना चाहिए। आशय मतलब कि हम किसी को मारने जा रहे हैं, क्यों मारने जा रहे हैं। दूसरी, तैयारी होनी चाहिए, उसकी तैयारी कि हाँ किससे मारेंगे, कितने समय मारेंगे, तो वो चीज़ हो। तीसरा क्या होगा, प्रयत्न, कोई आप प्रयत्न करते हो मारने के लिए, पहुंच जाते हो और उसको हम किस चीज़ से मारते हैं, बंदूक से या फिर मारने के लिए प्रयत्न करते हैं, और वो पूर्णतया कब माना जाएगा, जब वो मर जाएगा। जब वो मर जाएगा तो पूर्णतया माना जाएगा। अब इन्हीं चारों चीज़ों में हमको समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है, आशय। आपने किसी को मारने की प्रक्रिया तैयार की और आप मारने के लिए तैयार हो गए। आप मारने के लिए जाते हो, वहाँ पे किसी व्यक्ति को मारने के लिए जाते हो कि हाँ वो रोज़ 8 बजे इस रोड से गुजरता है, तो 8 बजे आप वहाँ मारने के लिए पहुँच गए, मगर अचानक आपका दिमाग चेंज हो गया और आप यहीं से वापस चले आए, तैयार होके गए। 2 आशय आप कंप्लीट कर चुके हो, एक तो आशय, फिर तैयारी भी कर चुके, मगर यहीं से आप वापस चले आते हो तो वो क्राइम नहीं होगा, वो कोई भी क्राइम नहीं होगा। समझ में? अगर आप तीसरा चरण अटेम्प्ट करते हो, तीसरा चरण मतलब प्रयत्न करते हो, और वो चाहे पूरा हो या ना हो, वो क्राइम जरूर गिना जाएगा। अगर मान लिया आपने किसी को गोली मार दी और वो बच गया, नहीं मरा, बच गया, तो आप पे हत्या के प्रयत्न का केस चलेगा, हत्या के प्रयास का केस चलेगा। और अगर वो पूरा हो गया, मतलब वो मर गया, तो आप पे मृत्यु का केस चलेगा। तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे से आईपीसी की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू, और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।